तो आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि थीम्स क्या क्या था ना, कि इकोनॉमी की बात आएगी तो एग्रीकल्चर से आपका क्या हो गया, पेस्टरल हो गया, अर्बन से रूरल, सोसाइटी हो गया. यही आपको क्या करना है, आपको रिलेट कर लेना है, और एक बार रिलेट कर लोगे देखो कितना आसान सा चीज है ना. क्लियर है? देखो आसान लगने लगेगा. अब आते हैं वैदिक एज. हमने पढ़ना स्टार्ट किया. वैदिक एज में हमने दो क्लासिफिकेशंस देखा. वैदिक एज को अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज में डिस्कवर हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं. यहाँ पे आपका अर्ली वैदिक एज में आयरन था कि नहीं था ये बताओ. जो डिफरेंशिएशन है, डिस्टिंक्शन है, उसका मेजर जो आप बोलोगे कनेक्शन किससे है, आपका आयरन से है. तो यहाँ पे आयरन प्रेजेंट नहीं था, इधर आपका क्या था, आयरन प्रेजेंट है. और अगर आयरन प्रेजेंट है तो ये लोग क्या कर पाए होंगे, फॉरेस्ट क्लियर कर पाए होंगे, जंगल क्लियर करके गंगा वाले वैली में शिफ्ट हो गए होंगे. ऋग्वेदिक पीपल कहाँ रह गए, इंडस के आसपास ही रुक गए. ये गंगा रिवर बेसिन को यूटिलाइज नहीं कर पाए कौन लोग, अर्ली वैदिक पीरियड. क्लियर है? क्लियर, एकदम क्लियर. ओरिजिन के बारे में हमने तो क्लियर बात करी थी कि ऋग्वेदिक जो लोग थे है ना, उनको आर्यंस बोलते थे. आर्यंस, और आर्यंस आए कहां से हैं, तो अलग अलग थ्योरीज हैं. देयर आर डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ आर्यंस. ठीक. बट इन जो ये लोग जो सेटल हुए वो एरिया आपका क्या था, इंडस वाला ट्रिब्यूटरीज था, सप्त सिंधु, 7 रिवर्स इंक्लूडिंग रिवर इंडस. और ये रिवर्स सप्त सिंधु बनाते हैं विद आपके सरस्वती है ना. सरस्वती याद रखना, ये आपका क्या होगा, सबसे होली रिवर होगा. ऋग्वेदिक एज का होली रिवर कौन है, या सबसे प्राइमरी रिवर जिस पे सारा फोकस है, दैट इज रिवर सरस्वती. ठीक है, रिवर सरस्वती कंसीडर्ड द पायस ऑफ द होली रिवर इन ऋग्वेदिक एज. क्लियर है? ये चीज क्लियर होना चाहिए ना. अभी गंगेज है लेकिन उस समय, अभी गंगा है उस समय कौन थी, सरस्वती थी. ठीक, एकदम क्लियर होना चाहिए. अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं. डिफरेंशिएशन पहली बार हमने देखा था कलर के बेसिस पे, फेशियल फीचर्स के बेसिस पे, एंड बॉडी के स्ट्रक्चर के बेसिस पे है ना. इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आपको क्या दिखा, डिफरेंशिएशन दिखा. और ये डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या हुआ कि आपको सोसाइटी में क्लासेस दिखने मिले है ना, डिफरेंट वर्ण सिस्टम आगे हम पढ़ेंगे है ना, कि कैसे डिफरेंट अलग अलग आपने पढ़ा होगा ना, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, आपका फिर वैश्य एंड शूद्र. तो ये जो वर्ण सिस्टम आता है, ये वर्ण सिस्टम पहले किसके बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन. मतलब जो जो काम कर रहा है, जैसे अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, ज्ञान ले रहा है, तो उसको ब्राह्मण बोलते थे. जो रक्षा कर रहा है वो क्षत्रिय था. जो व्यापार कर रहा है वो वैश्य था. और जो क्या करता था, इन तीनों लोगों के लिए है ना, और बाकी समाज के लिए जो भी सैनिटेशन से लेके जितने वर्क्स होते थे वो जो करते थे वो कौन होते थे, शूद्र होते थे. तो इट वाज बेस्ड ऑन, बाद में ऋग्वेदिक एज में ये ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था. लेटर वैदिक एज में क्या हो गया, ये ऑक्यूपेशन पे था. मतलब इसका मतलब ये है, हमने कल पढ़ा भी था ना कि मेंबर्स ऑफ फैमिली कैन प्रैक्टिस डिफरेंट ऑक्यूपेशन. कहने का मतलब था अगर परिवार में कोई पढ़ रहा है तो वो ब्राह्मण है, और कोई बिजनेस कर रहा है तो वो क्या हो गया, वैश्य हो गया. एक ही फैमिली में ये आपका इस तरह के दो लोग एग्जिस्ट कर सकते थे. क्लियर है? तो ये आपका था ऋग्वेदिक सोसाइटी जहां ये पॉसिबल था. लेटर वैदिक एज में क्या हो गया, कंपैरिजन करोगे तो यही जो आपका ऑक्यूपेशन से है ना, आपका जो वर्ण वर्ण था वो किस पे बेस हो गया, बर्थ पे है ना. आप जिस फैमिली में जन्म लिए उसके बेसिस पे आपका क्या होगा, वर्ण डिसाइड होगा. क्लियर है? तो इंडिया में आप अगर इंडिया में कहो, ऋग्वेदिक एज में आपका जो वर्ण सिस्टम था वो फ्लेक्सिबल था, वो ओपन था है ना, आपका सारा कुछ था. और लेटर वैदिक एज में वो क्या हो गया, बर्थ बेसिस पे हो गया, एंड वो बर्थ के अकॉर्डिंग स्क्राइब होने लगा है ना, रादर देन ऑक्यूपेशन. ठीक है, क्लियर चल रहा है एकदम मामला. हम पढ़ क्या रहे हैं, तो ऋग्वेदिक एज पढ़ रहे हैं. ऋग्वेदिक एज में हमने देखा कि ऋग्वेदिक एज में कौन से लोग रहते हैं, तो आर्यंस रहते हैं. ठीक है, अभी से आई नो कब क्या करना है. ठीक है, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो बस पढ़ो. ठीक. तो ऋग्वेदिक एज में कौन रहते थे, तो आर्यंस. आर्यंस आए तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहली बार डिफरेंशिएशन देखने मिला. इन डिफरेंशिएशन की वजह से हुआ क्या, डिफरेंशिएशन की वजह से सोसाइटी में अलग अलग कैटेगरी के लोग आए, जिनको वन सिस्टम में बाद में डिवाइड करेंगे, आगे पढ़ेंगे. अभी फिलहाल आते हैं दासाज कौन थे. तो दास मैंने कौन कहा था कि अगर आर्यंस फ्रैगमेंट्स में आए थे, छोटे छोटे संख्या में आए थे, तो जो पहले आए थे और जो यहाँ ओरिजिनल लोगों के साथ मिलकर रहने लगे वो दासाज हो गए. और जो नेटिव लोग थे, यहाँ के नेटिव लोग थे, वो दस्यूज थे. आर्यंस जब आए तो दासाज के लिए सॉफ्ट थे. दासाज के लिए उनके पास क्या था, दया भाव था. दस्यूज को वो मार के सेलिब्रेट करते थे, अपनी पावर एंजॉय करते थे. क्लियर बात है? बैटल ऑफ 10 किंग्स जो होता है, ये बैटल ऑफ 10 राजा जो होता है, इट वाज बिटवीन टू सेजेस, जो उस समय इंपॉर्टेंट सेज थे. कल किसी ने पूछा था कि सर ऋग्वेदिक एज में तो प्रिस्ट होते नहीं थे, प्रिस्ट यही सेज होते थे ना, ब्राह्मण तो होते थे. ठीक है, तो ये आपके दो कौन थे, वशिष्ठ और कौन थे, विश्वामित्र. यही पढ़ा था कल, वशिष्ठ और विश्वामित्र. और इनके बीच बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ है ना. वशिष्ठ वाज द प्रिस्ट ऑफ भारत क्लैन, और विश्वामित्र किसके थे, ये जो 10 ट्राइब एक साथ आए थे, इनके कौन थे, विश्वामित्र थे. क्लियर है? तो प्रिस्ट भारत क्लैन का कौन था, वशिष्ठ था. और ये 10 ट्राइब थे, इनके प्रिस्ट कौन थे, विश्वामित्र थे. इन दोनों में हुई लड़ाई, 10 ट्राइब को इकट्ठा किया विश्वामित्र ने, और इधर भारत क्लैन के राजा थे सुदास. ठीक. अब लड़ाई हुई, लड़ाई में कौन जीता, भारत क्लैन जीता. और भारत क्लैन जीता तो जो ऑपोजिट लड़ाई कर रहे थे उसमें सबसे स्ट्रांग था कुरु. इन दोनों ने एक साथ अलायंस लाया और ये एक साथ रहने लगे, और वो बन गया कुरु. और वो जिस क्षेत्र में रहते थे, जिस क्षेत्र में राज्य करते थे, उसका नाम पड़ गया कुरुक्षेत्र. मतलब कुरुओं का क्षेत्र, कुरुक्षेत्र. क्लियर चल रहा है? बैटल ऑफ 10 किंग्स क्लियर है ना. भारत क्लैन जो था, भारत क्लैन की तरफ से है ना, कौन थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र थे आपके 10 ट्राइब्स की तरफ से. एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं. एकदम देखो कितनी सिंपल है हिस्ट्री, बस कनेक्ट करते चलो. डॉट्स कनेक्ट करोगे, देखो कितना सिंपल सा चीज है, याद हो जाएगा एकदम. याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस रिवाइज करते रहो. गीता पूछ रही है पुरुष क्या होता है, मैं जो बता रहा हूँ समझ लो. सुदास वाज द राजा, लीडर. लीडर मतलब क्या होता है, नेता, राजा. ठीक है, सुदास वाज राजा. क्लैन कौन सा था, भारत क्लैन था. भारत या भारत क्लैन था. और इधर 10 ट्राइब थे, पुरु, यदु, तुरुश्वा, अनु, धर्यु. ये सब आपके कौन थे, आर्यन ट्राइब्स थे. और नन आर्यन ट्राइब्स, अलीना, पक्ता, शिवा है ना, भालना एंड वैष्णिन, आपके ये नन आर्यन ट्राइब्स थे. इन 10 ने मिलकर इनसे लड़ाई लड़ी, फिर भी हार गए 10 एक साथ मिलकर. अब वैदिक लिटरेचर हमने जो पढ़ा कि वैदिक लिटरेचर क्या है, ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक एजेस के बारे में हमें सॉरी कहां से पता चलेगा, हाउ यू कम टू नो अबाउट ऋग्वेदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड. तो उस समय आपके चार वेद जो हमने थे पढ़े थे, किधर गए, ऋग, शाम, यजुर, अथर्व. ये चार वेदों में जो लिखा हुआ है, इसी के बेसिस पे हम ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक एज को समझते हैं. समझ में आया? ये आपके क्या है, लिटरेरी एविडेंस है. याद करो, हमने पहले पढ़ा था सोर्स ऑफ हिस्ट्री में दो सोर्स होता है, एक लिटरेरी और एक आर्कियोलॉजिकल. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की जब हम बात करेंगे तो आपको वैदिक एज की आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी मिली हैं, बट उतने अमाउंट में नहीं मिले हैं जितने अमाउंट में लिटरेरी सोर्सेज मिले हैं. तो ये भी बात क्लियर है आपको. हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या हुआ था, आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ज्यादा मिले हैं और लिटरेरी सोर्स तो हम अभी तक डिसाइफर कर ही नहीं पाए हैं. याद है ना, कनेक्ट किया ना, समझ में आया कि नहीं आया, एकदम क्लियर बोलो अभी तक. कोई कंफ्यूजन, कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए, एकदम क्लियर है. कंपैरिजन करते रहना है, पढ़ते रहना है. क्लियर है एकदम मस्त. चलो बेहतर, अब आगे देखो. ऋग्वेदा जब हम पढ़ते हैं तो याद रखो, अब जो वेद होते हैं ना, वेद अलग अलग आपका देखो, वेद किसी ने लिख दिया. वेद लिखने के बाद जैसे तुम समझते हो ना, जैसे तुम मान लो, कैसे समझो, हाँ मान लो एक किताब लिखी है ना, मैंने मान लो एक किताब लिख दी, और ये किताब का नाम मैंने रख दिया क्या, अपना नाम ही रख दिया मैंने, आशीष नामा. ठीक है, मैंने लिख दिया, और इसमें मैंने बहुत अलग अलग श्लोक लिख दिया, सब कुछ लिख दिया. अभी किताब
नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो किसी ने क्या किया, इसका एक्सप्लेनेशन है ना, कि आशीषनामा में जो लिखा हुआ है उसको कैसे फॉलो करोगे ना, तो रिचुअल्स क्या होंगे, अगर मान लो इसमें कुछ लिखा हुआ है मंत्र पूजा करना है तो ये कैसे करोगे, किसी ने इसी से आपका क्या कर लिया, लाइफ और डेथ और इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करके वो चीज लिख दी, समझ रहे हो, तो ऐसे करके आपके चार तरह के आपके क्या हो गए, आपके लिटरेरी सोर्सेस हो गए वेदा के, संहिता, ब्राह्मण्स, अरण्यक और उपनिषद, ठीक है। अब संहिता और ब्राह्मण्स क्या थे, ये बताते थे कि जो वेद में लिखा है उसको रिचुअल्स में कैसे फॉलो करेंगे, जैसे अगर वेद में कुछ लिखा है, अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो आपको क्या करना है, तो आप मंत्र पढ़ो, यज्ञ करो, ये सब कहाँ लिखा था, तो ब्राह्मण्स और संहिता में लिखा हुआ था। अरण्यक क्या होता था, तो जंगल में जो ऋषि होते थे उन्होंने जब वेदों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया और उससे उन्होंने जो मन किया वो लिखा, तो उसको क्या बोलते हैं, अरण्यक बोलते हैं। और उपनिषद क्या होता है, जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस होता है उसको डील किया। तो हर वेद के, मान लो जैसे किसी ऋषि ने ऋग्वेद के कुछ पॉइंट्स को लेके अपना एक्सप्लेनेशन दिया और वो ऐतरेय अरण्यक बन गया, कौशिक की अरण्यक बन गया, जिसमें ऋग्वेद के जो भी आपके हिम्स लिखे हैं उनके फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स को प्रेजेंट किया है। तो समझ में आ रहा है, ये ऋग्वेद से ही रिलेटेड है, ऋग्वेद में जो हिम्स लिखे हैं उन्हीं से ये सब क्या लिया गया है, उन्हीं की मीनिंग्स और उन्हीं को समझने के लिए जो अलग अलग किताबें लिखी गई हैं वही ब्राह्मण्स, उपनिषद, अरण्यक और उपवेदा है। ब्राह्मण्स और उपनिषद आपका क्या करता है, उपनिषद और अरण्यक आपका क्या होता है, मैंने कल भी बताया था, है ना, कि उपनिषद आपका क्या, संहिता और ब्राह्मण क्या होते हैं, कर्मकांड, है ना, संहिता और ब्राह्मण क्या होते हैं, कर्मकांड, उपनिषद और अरण्यक क्या होता है, ज्ञानकांड। ये ज्ञान की बातें करते हैं, ठीक है, ये ज्ञान मतलब फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, और यहाँ क्या बात होता है, रिचुअल्स का बात होता है। एकदम क्लियर है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ब्राह्मण क्या होता है, उपनिषद क्या होता है, अरण्यक क्या होता है, सारा कंफ्यूजन दूर, क्लियर। अगर क्लियर तो आगे बढ़े। सर उपनिषद इज, सर उपनिषद इज व्हाट, इट इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर, हाँ सारा तो लिटरेचर ही है ना, कब मैंने क्या दिया उपनिषद इज जानवर, इट ऑल कंप्राइजेस ऑफ वैदिक लिटरेचर, ये सारा कुछ वैदिक लिटरेचर का पार्ट बनता है और ये सारा कुछ क्या है, लिटरेचर है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद तो हमने पढ़ा कि ऋग्वेद पहला वेद है, इसमें 10 मंडल हैं, 128 हिम्स हैं, इसमें जो देवता मेंशन किए हैं जैसे अग्नि, अग्नि कौन होता है, फायर, इंद्र कौन है, इंद्र जिनको पुरंदर कहा जाता है, इनको मैंने क्या बोला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदिक एज, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऋग्वेदिक एज का कौन है, तो वो है इंद्र, क्लियर है, क्वेश्चन इस पे पूछा है किसी ना किसी साल, डन है, क्लियर, यस और नो, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, वेरी गुड, हाँ सुदास वाज आर्यन, है ना, मित्र, आपका मित्र गॉड को किसको बोलते हैं, इट इज रिलेटेड टू सन, ठीक है, सूर्य से रिलेटेड है ना, वरुण तो आपको पता ही होगा वरुण क्या होता है, वाटर, है ना, तो मित्र आपका कौन होता था, सोलर गॉड, ठीक, तो अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण आपके चार इंपॉर्टेंट गॉड्स थे ऋग्वेदिक एज में। पुरुषुक्ता, अब देखो पुरुषुक्त क्या होता है, पुरुषुक्त आपका ऋग्वेदिक एज में, आपका ऋग्वेद में पुरुषुक्त का मेंशन है, अब पुरुषुक्त में बताया है कि चार वर्ण होते हैं, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब देखो पुरुषुक्त क्या बोलता है कि ब्रह्मा से इंसान की उत्पत्ति हुई है, ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल कांसेप्ट है, समझना एकदम आराम से समझ आ जाएगा, बस फॉलो करो। एक ब्रह्मा है, ब्रह्मा से इंसान की उत्पत्ति हुई, अभी मान लो ब्रह्मा है ना, एक टाइम के लिए अपन मान लेते हैं कि दिस इज ब्रह्मा, तो बोला गया है ना, क्या बोला गया कि इनके डिफरेंट बॉडी पार्ट से अलग अलग तरह के जो आपके चार वर्ण हैं उनकी उत्पत्ति हुई है, तो ब्राह्मण सबसे ऊपर आ जाते हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो ज्ञान और पढ़ाई करे वो ब्राह्मण हैं, जो लोगों की समाज में रक्षा करे वो क्षत्रिय हो गए, जो व्यापार करे एग्रीकल्चर करे वो वैश्य हो गए, और जो बाकी सारा मैनुअल वर्क देखें दे आर शूद्रा। ऐसा था ऑक्यूपेशनल बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, जो काम जो कर रहा है उस बेसिस पे उसका वर्ण डिसाइड होगा, क्लियर है। और दूसरी चीज, एक और चीज याद रखना, वन वाज डिटरमाइंड बाय कलर एट टाइम्स, तो कलर भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वन वाज डिसाइडेड बाय कलर, यस इट वाज डिसाइडेड बाय कलर, आप यस टिक करोगे, ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। आपका गायत्री मंत्र कहाँ है, आप में ही लिखा हुआ है, मैंने कल बताया था कि कौन से मंडल में है, अगर 10 मंडल है तो गायत्री मंत्र किस वाले मंडल में है, थर्ड मंडल में है, और किसने कंपोज किया है, हु कंपोज गायत्री मंत्र, विश्वामित्रा, क्लियर है। सरस्वती रिवर ड्रेन्ड, हाँ जी, सरस्वती रिवर प्रेजेंट नहीं है, डन है। उसके बाद अपन ने सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद पढ़ा था, है ना, अरण्यक पढ़ा था, उपनिषद इंपॉर्टेंट, उपनिषद जो है ना, किसमें कौन सी चीज है, छंदोग में चैंटिंग ऑफ मंत्रा एंड रिदम एंड चाइल्डहुड ऑफ कृष्णा, है ना, यहाँ चाइल्डहुड ऑफ कृष्णा है, तो आपका एक क्वेश्चन पूछता है कि कृष्ण के बचपन के बारे में किस उपनिषद में लिखा हुआ है, तो दैट इज छंदोग्य उपनिषद, याद रखेंगे कौन सा उपनिषद है भाई, तो छंदोग्य उपनिषद है, ठीक। और जो ओल्डेस्ट उपनिषद था, मैंने कल क्या नाम बताया था, एक बार और लिख लेना, है ना, जिन्होंने कल मिस कर दिया होगा, है ना, बृहदारण्यक, ठीक है, इज योर ओल्डेस्ट उपनिषद, डन है। आगे बढ़े, अब ऋग्वेदिक सोसाइटी के बारे में जो हम बात कर रहे थे, आगे डिस्कशन कंटिन्यू करें, क्लियर है अभी तक, रिवीजन हो गया, जो लोग करके नहीं आए थे, आई होप क्लियर होगा, है ना। सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन आपका बेसिकली देखो क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, बट अंडरस्टैंडिंग आपके स्टेटमेंट्स में वो चीजें पूछ लेता है घुमा घुमा के, तो आपको वो चीज का ख्याल रखना है। आगे बढ़े, है ना, मूविंग अहेड। अब ऋग्वेदिक एज में जो पॉलिटिकल सोसाइटी थी उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे ना, कि ऋग्वेदिक एज में जो पॉलिटिकल सोसाइटी है कैसी होती है ना, तो आपका जो ट्राइबल सोसाइटी था, जो राजा या किंग जो होता था वो लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करता था। किंग कौन होता था, इंद्र वाज, किंग में आपका इंद्र, मित्र और वरुण, इनकी क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिटीज होनी चाहिए थी। किनशिप होता था, जो सोसाइटी होती थी वो किनशिप पे बेस्ड था और हेरिडिटरी नहीं था, है ना। आपको देखोगे कुछ इंस्टेंसेस, देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब अपन बात करते हैं, है ना, तो हम जनरलिटी की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट जनरलिटी, है कि नहीं, कि जनरल जनरल चीजें क्या हो रही हैं, एक दो एक्सेप्शन ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं, और एक्सेप्शंस को हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज इग्नोर एक्सेप्शंस। तो आपका क्या होगा, ऋग्वेदिक एज में क्या था, हेरिडिटरी नहीं था किंगशिप। एडमिनिस्ट्रेशन में राजा को असिस्ट कौन करता था, पुरोहित जो प्रिस्ट होते थे, स्पर्स जो स्पाइस होते थे, सेनानी द जनरल ऑफ आर्मी एंड ग्रामीणी विलेज हेडमैन। प्रिस्ट इंपॉर्टेंट कौन थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र, विश्वामित्र वाज लिबरल एंड वशिष्ठ वाज कंजर्वेटिव, है ना। रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, मिलिशिया यूज करते थे, है ना, मिलिशिया मतलब सबको इकट्ठा किया, चलो लड़ने एकदम मस्त लड़ते हैं, ऐसा करके लेके आते थे, है ना। आपका आर्मी जो होता था उसमें तीन कैटेगराइजेशन था, वो कैटेगराइजेशन क्या था, पति सॉरी दो था, एक इन्फेंट्री और एक रथिन। आपका तीन तरह के सोल्जर्स होते थे, श्रद्धा, व्रत और गना, कैपेबिलिटीज के हिसाब से इनको डिवाइड किया जाता होगा। हेलमेट और ये लोग आर्मर यूज करते थे, कोट, है ना, जैसे वो देखे होगे ना आप रामायण और महाभारत जो आप सीरियल्स देखते होगे टीवी में, है ना, कैसे अपने बॉडी पे वो ऐसे कॉपर वगैरह का पहने होते थे, तो एक्जैक्टली वही था। टैक्स इनके पास पैस्टोरल था, एग्रीकल्चर का टैक्स था नहीं, है ना। राजा आपका क्या लेता था, बलि लेता था, किसका, जानवरों का बलि लेता था। जस्टिस के लिए कोई स्पेशल ऑफिसर नहीं था, राजा जो था वही आपका जस्टिस दे देता था। व्रजपति कौन होता था, जो पैस्चर ग्राउंड, मान लो ये कुरुक्षेत्र है ना, पूर्व का क्षेत्र है, अब इस कुरुक्षेत्र में, है ना, मान लो छोटे छोटे सेक्शन है ना, जहाँ लोग रहते हैं ना, ये तो कोई जानवर अर्थवर्म बन गया,
तो अब यहाँ का जो बृहस्पति होगा, मान लो उसके कंट्रोल में ये है, तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी करते हैं तो उसके रिस्पांसिबल कौन है? बृहस्पति ना। और इसमें छोटे छोटे जो गांव होंगे जहाँ लोग रहते होंगे, ग्रामणी हेड होगा, और यही ग्रामणी क्या करेगा? लोगों को लेके लड़ने जाएगा जब जरूरत पड़ेगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो बताओ। नो कंफ्यूजन? परफेक्ट। हाँ, पहले ऑक्यूपेशन बेस्ड हुआ था, ऑक्यूपेशन बेस्ड बनना डिवाइड था। सोशल सिस्टम आपका फिर से बता रहा हूँ, कॉन्शियस फिजिकल अपीयरेंस को लेके। स्लेव्स आपके कौन होते थे? वुमेन और मेन दोनों होते थे। डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होता था, स्लेव दिया जाता था। स्लेव्स प्रिस्ट को गिफ्ट की तरह भी दिया जाता था। सोशल इनइक्वालिटी थी क्योंकि राजा और जो प्रिस्ट होते थे सुपीरियर होते थे एज कंपेयर टू अदर्स। वरना कलर के बेसिस पे देखोगे तो आर्य और दासाज में डिवीजन था उस समय, ऐसा नहीं था कि डिवीजन नहीं था। क्लियर है यहाँ पे? अब आ जाओ आगे। फैमिली, वुमेन या वाइफ डोमेस्टिक वर्क के लिए क्या होता था? आपका डोमेस्टिक वर्क के लिए रिस्पांसिबल होते थे। इनको सेरेमनीज, यज्ञ बोल लो, उसमें पार्टिसिपेट करना अलाउड था। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता था। वुमेन पोएट्स का प्रेजेंस मैंने कल भी बताया था, ये चीज बताता है कि उस समय वुमेन्स एंजॉयड फेयरली इक्वल पोजीशन इन सोसाइटी। इनको अटेंड करने असेंबलीज भी अलाउड था, जितने आप असेंबली होते थे। आगे हम पढ़ते हैं असेंबली कौन कौन से होंगे, आई विल एक्सप्लेन दैट, बट अभी रुक जाओ। ठीक, चाइल्ड मैरिज अलाउड नहीं था, सती अलाउड नहीं था, विडो रीमैरिज अलाउड था। क्लियर है? तो आपका क्या था? चाइल्ड मैरिज अलाउड नहीं था, सती अलाउड नहीं था, विडो रीमैरिज अलाउड था। अच्छा, यहाँ देखो मैरिज में एक और चीज समझ लो, है ना। दो तरह के और मैरिज होते हैं। लेवी रेट समझते हो? लेवी रेट, आपका लेवी रेट मैरिज समझते हो? कितने लोग समझते हो लेवी रेट? और एक होता है आपका सोलो रेट, तो समझ लो। नोट्स नहीं दिखा है? नोट्स में भी लिखा है। आपका देखो लेवी रेट का मतलब क्या होता है? मान लो एक सिनेरियो लेते हैं ना कि ये एक कोई तो इंसान है ना, और ये उनकी हो गई वाइफ, है ना। दोनों की शादी हो गई। अब क्या हुआ? किसी पास्ट अवे, है ना। अब देखो, अगर वाइफ पास्ट अवे, अब इस इंसान का रीमैरिज होगा। अगर इन द रीमैरिज इस वुमेन की किसी भी बहन से हो जाए ना, किसी बहन से हो जाए, तो दैट इज सोरोरेट मैरिज। मतलब क्या हो गया कि जो इंसान था उसकी शादी वापस जो उनकी वाइफ थी उन्हीं की बहन से हो जाए, तो दैट इज सोरोरेट। क्लियर है? और लेवी क्या होता है? लेवी हो जाता है इफ द मैन पासेस अवे, है ना। इफ द मैन पासेस अवे, तो इनके किसी भाई से शादी हो जाए तो दैट इज लेवी। क्लियर है? तो देवर से जो शादी होती थी, ऐसे समझ लो, तो देवर से जो शादी हो जाए लेवी, और जो आपका है ना, क्या बोलते हो, साली से जो शादी हो जाए, है ना, वो क्या होता है? सोरोरेट। अगर समझना है तो ऐसे समझ लो। ठीक, क्लियर है? उस समय की सोसाइटी में प्रैक्टिस किया जाता था लेवी और सोरोरेट। डन है? क्लियर? अब देखो आगे। सोसाइटी जो थी आपका लगभग लगभग पेट्रियार्कल थी, है ना। पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ जगह पे मैट्रिलिनियल के ट्रेसेस मिले हैं। मैट्रिलिनियल का मतलब क्या होता है? मैट्रिलिनियल समझ लो, पेट्रियार्कल समझ लो, और पेट्रिलिनियल समझ लो, है ना। लीनियज समझते हो? लीनियज तो समझते होगे। लीनियज, लीनियज मतलब क्या होता है? लीनियज मतलब क्या होता है? नहीं समझते हो तो लीनियज का सीधा, असल ये वुमेन स्कॉलर्स थी, पोएट नहीं। अरे तो वही उस समय स्कॉलर्स होते थे, उनको पोएट भी बोलते थे, क्योंकि इन्होंने भी वेदों को कंपोज किया है ना। लोपामुद्रा, गार्गी, अलापा, इन लोगों ने वेद को भी कंपोज किया है, जो वेद में कुछ पार्ट्स इनके भी लिखे हुए हैं। ठीक, तो वुमेन स्कॉलर्स बोलो, पोएट बोलो, वो सिनोनिमस है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। चलो, तो देखो मैं समझा रहा था पेट्रियार्कल, मैट्रिलिनियल, पेट्रिलिनियल और मैट्रियार्कल। देखो पेट्रियार्कल का मतलब क्या होता है? पेट्रियार्कल का मतलब है कि जहां पे एल्डर मेल की चले, चाहे किसी भी मेल की चले ना, एल्डर मेल, है ना, कोई भी पुरुष घर का मालिक हो, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, डजंट मैटर। मतलब अगर पुरुष का कहा हुआ घर में चल रहा है ना, जैसे मान लो एक घर है और इस घर में, है ना, बहुत छोटा सा ऐसा घर है ना, बहुत ड्राइंग करिए ऐसे वाले घर की, है ना। ये घर है और इस घर में मान लो 5 लोग रहते हैं, है ना। अब इसमें जो भी डिसीजन होगा, मेजर डिसीजन को ये पुरुष ले रहा है, तो ये क्या हो गया? पेट्रियार्कल हो गया। ऐसा समाज में भी अगर कोई केवल पुरुष ले रहे हैं तो पेट्रियार्कल सोसाइटी हो गई। और सोसाइटी कहां से बनती है? घर से। तो अगर घर में सारा डिसीजन मेल ले रहे हैं तो पेट्रियार्कल हो गया। अगर घर में सारा डिसीजन, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, कोई महिला ले रही है, तो वो क्या हो जाएगा? मेट्रियार्कल हो जाएगा। वो क्या होगा? मेट्रियार्कल हो जाएगा। समझ में आया? पहली चीज समझ में आ गई कि नहीं? पेट्रियार्कल और मेट्रियार्कल क्लियर है कि नहीं? ये बताओ। पेट्रियार्कल क्या होता है? जहां पे पुरुष डिसाइड करे। मेट्रियार्कल जहां पे कोई महिला डिसाइड करे। ठीक, अब पेट्रिलिनियल और मेट्रिलिनियल समझ लो। अब मान लो, है ना, ये क्या है? ये मान लो किसका घर है? मान लो एक रमेश भाई साहब हैं, उनका ये घर है। अब रमेश भाई साहब के मरने के बाद, है ना, ये प्रॉपर्टी किसको पास होगी? अगर ये प्रॉपर्टी उनके बेटे को पास होती है, दैट इज पेट्रिलिनियल। मतलब वो किसको जा रहा है? बेटे को प्रॉपर्टी पास हो रही है ना, सारा प्रॉपर्टी बेटे को पास हो रही है। मेट्रिलिनियल क्या होता है कि अगर एक फैमिली है, ये घर है, और इस घर में जो भी होगा प्रॉपर्टी किसको पास होगा? अगर बेटी को पास होगा तो दैट इज मेट्रिलिनियल। तो आपका समझ में आ गया? लीनियर जब पास होगा तो दैट इज पेट्रिलिनियल और मेट्रिलिनियल। और जो डिसीजन मेकिंग होगी, अगर वो कोई फीमेल या कोई महिला कर रही है तो मेट्रियार्कल, और कोई पुरुष कर रहा है तो पेट्रियार्कल। ये 4 वर्ड्स का डिफरेंस एकदम क्लियर। तो उस समय की सोसाइटी कैसी थी? पेट्रियार्कल थी, और जहां पे मेट्रिलिनियल की भी आपको क्या मिलते हैं? एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक, क्लियर है? चलो बेस्ट, आगे बढ़ते हैं। रथिन्स, रथिन्स है, रथिन्स कहाँ पढ़ लिया आपने? किधर हो गया? रथिन्स है, रथिन्स मतलब जो रथ पे बैठते थे उनको रथिन्स कह रहे हैं ना। रथिन्स कब हो गया? चलो, अगर इसके आगे बढ़ते हैं तो ये कपड़े की बात करें तो कपड़े ये किसी कॉटन के, उल के, डियर स्किन के पहनते थे। 3 पार्ट्स में कपड़े होते थे। मान लो अगर ये एक भाई साहब हैं, है ना, उनको कपड़ा पहनना है तो एक नेवी अंडरगारमेंट इन्होंने पहना, फिर आदि वशा अपर गारमेंट पहना, और एक वशा या परिधाना लोअर गारमेंट पहना। तो ये 3 गारमेंट्स होते थे। मेन एंड वुमेन बोथ वर गोल्ड ऑर्नामेंट्स। खाने की बात करोगे तो खाना विद बार्ले, मिल्क, कर्ड, घी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश, बर्ड, गोट, बुल, हॉर्सेस, ये सब कंज्यूम करते थे। कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। वही मैं बोल रहा हूं, देयर वाज नो कास्ट सिस्टम। मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली कैन परस्यू डिफरेंट ऑक्यूपेशन। वही है कि एक फैमिली के अंदर लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन फॉलो कर सकते हैं, किसी को कोई उससे समस्या नहीं थी। इंटर मैरिज वाज नॉट अलाउड, है ना। इंटर मैरिज का मतलब क्या? आप एक दूसरे ट्राइब्स में आप यू कांट मैरी, है ना। तो इंटर मैरिज वाज नॉट अलाउड। यहां तक क्लियर है? अब इसके आगे पढ़ना है एजुकेशन। अब शिक्षा कैसे होती थी? लोग पढ़ते तो होंगे ना, ज्ञान होता होगा ना। तो गुरुकुल सिस्टम था। गुरुकुल में क्या होता था? जो लोग होते थे, जाते थे गुरु के पास, जाते थे, गुरु उनको ज्ञान देते थे। और ज्ञान किन चीजों की दी जाती थी, है ना। इतने सारे लोग बैठे हैं, ज्ञान ओरली दिया जाता था। ओरल ट्रांसमिशन ऑफ लैंग्वेज होता था, लर्निंग होता था। यहाँ पे रिटन नहीं होता था। इसीलिए पता है एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ याद रखना। मान लो मैंने तुमसे कुछ चीज बताई,
तुमने उसको सुनी, तुमने याद किया, तुमने दूसरे को बताया, उसके बाद दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया, चौथे तक जाते जाते क्या वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने अपने से तुमको दिया था, तुमने किसी और को दिया, क्या इन्फॉर्मेशन सेम रह जाएगा? विल द इन्फॉर्मेशन विल बी intact and will the information be as precise as I gave the other person? नहीं ना, this information would be altered on the basis of the perception and intellect of individual that is passed the information, है कि नहीं? समझ रहे हो ना? थोड़ा थोड़ा तो इंटरप्रिटेशन बदलेगा, और यही कारण है आगे जब हम पढ़ेंगे कि महाभारत की बात करेंगे तो महाभारत की लड़ाई हुई है, लेकिन महाभारत की लड़ाई में कहते हैं ना इतने सोने के महल थे, लोग ये करते थे, महाभारत की जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखोगे तो जो महल मिले हैं किस चीज के मिले हैं? मिट्टी के मिले हैं, ना कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको मेटल से आपको मिला है। तो मिट्टी के महल मिलने का मतलब क्या है कि यहाँ से कहानी एग्जैजरेट होते होते, क्योंकि रिटन ट्रेडिशन नहीं था, लिखा नहीं गया था, आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, वो हमारी जो स्टोरी हो गई थोड़ी ज्यादा ही एक तरह से इंटरप्रेटिव या आपका परसेप्शन बेस्ड स्टोरी बन के वो स्टोरी में चेंजेस आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक। तो आपका थोड़ा ना थोड़ा वहां पे एग्जैजरेशन वुड नॉट बी द राइट वर्ड टू यूज, बट आपका क्या था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चेंजेस होता था। बट एजुकेशन की बात करते हैं, वापस आओ एजुकेशन पे। हमने अभी क्या पढ़ा, वापस हमने कास्ट सिस्टम देखा, फूडिंग हैबिट देखा, क्लोथिंग हैबिट देखा, किसका? ऋग्वेदिक एज में जो लोग रह रहे थे उनका अभी हम देख रहे हैं, लेटर वैदिक एज का भी बाद में देखेंगे, है ना? हमने क्या पढ़ा अभी तक, एक बार रिकॉल करो। हमने पढ़ा ऋग्वेदिक एज स्टार्ट कैसे हुआ, है ना? वैदिक एज का डिफरेंशिएशन ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक में, है ना? वेद और उनसे रिलेटेड जो चीजें थी, ऋग्वेदिक एज में बस ऋग्वेद था, बाकी चीजें लेटर वैदिक एज की थी। ऋग्वेदिक एज में लोग क्या क्या कपड़े कैसे पहनते थे, है ना? खाना कैसे खाते थे, कास्ट सिस्टम था, फैमिली कैसी होती थी, है ना? सोशल सिस्टम कैसा था, ये हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक एज। क्लियर है? तो अब एजुकेशन पे आते हैं। एजुकेशन पे याद रखो, गुरुकुल होता था और ओरली क्या होता था, लैंग्वेज आपका इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होता था। एथिक्स ऑफ वॉरफेयर, आर्ट ऑफ मेटल, कांसेप्ट ऑफ ब्रह्मा, ये सब बच्चों को सिखाया जाता था। बेसिक साइंस जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हैंडीक्राफ्ट, ये सब भी सिखाया जाता था। तो उस समय के हिसाब से एक जीवन जीने के लिए जो भी जरूरी चीजें थी, सबकी सब चीजें सिखाई जाती थी। यहाँ तक क्लियर? इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था? आपका पैस्टोरल इकोनॉमी थी, सेमी नोमैडिक थे, है ना? सेमी नोमैडिक का मतलब कुछ लोग घर बना के रहते थे, कुछ लोग घूमते रहते थे, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी तो पैस्टोरल थी। समझ में आया? अगर पैस्टोरल इकोनॉमी है तो घूमते फिरते तो रहेंगे ही। ऑक्सन यूज होता था इसलिए खेत जोतने के लिए, और ये जो प्लॉ था यहाँ पे आयरन नहीं है तो बताओ ये प्लॉ किसका होगा? अगर आयरन ऋग्वेदिक लोग को पता नहीं था तो ये हल किसका जोतते थे? वुडन। वेरी गुड, वेरी गुड। स्टोन का, बहुत सही। जिसने भी स्टोन बोला है ना उसने, मतलब वो 220 आईक्यू लगा लिया उसने अपना, तो वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। क्लियर है? तो क्या होता था, वुडन, आपका वुडन प्लॉ यूज होता था, और ये रॉगेबल नहीं है, प्लॉयबल है ना, प्लॉयबल है ना, लैंड होते थे। और यहाँ पे एक चीज याद रखना, गौधन, यहाँ हमेशा ऋग्वेदिक एज में, ऋग्वेद में गौधन की बात होगी। गौधन मतलब जिसके पास जितनी ज्यादा गायें उतनी ज्यादा वो क्या हो गया, वेल्दी हो गया। तो काऊ वाज वर्शिप्ड, क्यों? क्योंकि इनसे दूध मिलता था, है ना? और समझ रहे हो ना, इकोनॉमी पेस्टल थी। आप एक बात समझो, अगर आप ज्यादा खेती नहीं कर रहे हो ना, यू आर नॉट कल्टिवेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो आप क्या करोगे? आप रिलाई करोगे डेयरी प्रोडक्ट्स पे, करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि आप तो घोड़े, आपके घोड़े और आपके जानवर घास खा लेंगे, आप क्या खाओगे? अगर आप एक जगह रुक के इकट्ठा नहीं कर रहे हो, तो आप दूध पियोगे, बाकी फल फ्रूट्स खाओगे। तो सिंस काऊ वाज इंपॉर्टेंट, इट वाज वर्शिप्ड, और ये सिंबल ऑफ वेल्थ है। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय उतना ज्यादा दूध, उतना वो उसके पास खाने की कोई समस्या नहीं है। एकदम देखो, रियल लाइफ से रिलेट करो, ऐसे रिलेट करोगे तो आप समझ जाओगे उस समय के लोग कैसे रहते थे। तो सिंबल ऑफ वेल्थ क्या होगा? गाय होगा। आज सिंबल ऑफ वेल्थ क्या है? आपके पास मॉडर्न रिसोर्सेज है ना। आप अगर चेक करो, जिसके पास एक लैपटॉप है और जिसके पास एक मोबाइल फोन है, अमीर कौन है? लैपटॉप वाला है। क्यों? क्योंकि इसके पास आपके क्या हो गई, यूज केस ज्यादा बढ़ गया। आप लैपटॉप को बहुत फेयरली यूज कर सकते हो, मूवी देखोगे तो इतने बड़े स्क्रीन में देखोगे, ये इतने छोटे स्क्रीन में देखेगा। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप उस समय अवेलेबल क्या चीज है और उसका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। गाय का इस्तेमाल खाने के लिए इंपॉर्टेंट था, so it was a symbol of wealth। और आपको पता होगा गाय के लिए बहुत लड़ाई होती थी उस समय। लड़ाई किसके लिए होगा? जो सबसे पॉजिटिव। अभी क्या होता है, अभी टेरिटरी के लिए रशिया यूक्रेन किस लिए लड़ रहे हैं? कोई तो कॉमन रीजन होगा, है ना? ऑयल के लिए। रशिया यूक्रेन की लड़ाई मोस्ट ऑफ द, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, है ना, नाटो फॉर ऑब्वियस रीजंस, नाटो तो एक है ही, है ना, नाटो के लिए तो है, लेकिन ठीक है, टेरिटरी, ऑयल, ये सब तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमेशा सोसाइटी में, है ना। एक सेकंड। तो काउ वाज सिंबल ऑफ वेल्थ। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। यहाँ इनके पास कुछ नहीं था ना, लाओ तुम मुर्गी दो, आज इसको मुर्गी खाने का मन है तो इसने मुर्गी लिया, और इसको क्या दे दिया, इसका मन फल से उग गया था तो इसको फल दे दिया। यही होता था बार्टर सिस्टम। क्लियर है? मतलब उस समय क्या होता था, करेंसी नहीं था, पैसे रुपए पैसे का लेन देन नहीं होता था। पैस्टोरल मतलब, पैस्चर का मतलब होता है चराना, मतलब क्या उसको, पैस्टोरल का मतलब जब घूम घूम के गाय चराते रहो, घूमते रहो, उसको क्या बोलते हैं, पैस्टोरल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, चरवाहा। हाँ, नोमैडिक का मतलब नहीं पता है, ऐसे कैसे चलेगा? नोमैडिक मींस, नोमैड का मतलब होता है ना, जो पागल नहीं है। नो मैड, जो पागल नहीं है वो होता था नोमैड। इंग्लिश ऐसे ही पढ़ो, मस्त मजा आएगा ना। नोमैड का मतलब होता है जो टहलते रहता है, जो एक जगह रुकता नहीं है, जो जगह जगह घूमते रहता है, उसको नोमैड कहते हैं ना। जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, कहते हैं घुमंतु भेटिया, है ना? याद है घुमंतु भेटिया, जो लोग घूमते रहते हैं इधर उधर। ठीक है, चलो बंजारे सॉर्ट ऑफ, है ना। चलो, बार्टर सिस्टम होता था, देखो, है ना, इधर एप्पल और बनाना से एक्सचेंज हो रहा है, इधर जूते, उसमें जूते और जो भी होते थे ना, बैग उसका एक्सचेंज हो रहा है ना, साइकिल, और देखो इधर से बार्टर सिस्टम चल रहा है इधर। देखो ऐसे ही लोग होते थे, पत्ते उत्ते पहन के एकदम मस्त ऑर्नामेंट्स, है ना, बदल बदल रहे हैं मस्त। आ जाओ, ट्रेड, क्राफ्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो उन समय क्राफ्ट, ट्रेड और कॉमर्स का क्या हाल था? तो स्पिनिंग एंड वीविंग, किसका? कॉटन और वूल फैब्रिक का कपड़ा बनाते थे। कारपेंटरी, अगर भैया वो रथ पे चलते थे, देखो यही है नोमैड्स, ऐसे घूमते फिर रहे हैं, देखो घोड़ा है, इधर गाय हैं, बकरी हैं, भेड़ हैं, और ये घूम रहे हैं एकदम मस्त। यही है आपके क्या, नोमैड्स। और यही आपका क्या होगा, इन सबको चराने के लिए हरे हरे घास चाहिए, और हरे हरे घास चाहिए, तो इसलिए क्या करेंगे, घूमते रहेंगे ना। फुटबॉल का हिंदी क्या होता है? बचपन में मेरे से बहुत लोग वो हैं, गांव में से जाओगे तो पूछते बताओ फुटबॉल का हिंदी क्या होता है? बताओ, बड़े अंग्रेजी पढ़ रहे हो, फुटबॉल का हिंदी बताओ। आपको पता है फुटबॉल का हिंदी क्या होता है? कंदुकम? क्या बोल रहे हो, पैर गेंदा? वाह, बहुत लिटरल ट्रांसलेशन कर लिया। चलो आगे बढ़े। तो देखो, इसके अलावा आपके कारपेंटर के अलावा गोल्ड स्मिथ होते थे, जो सोने के ऑर्नामेंट्स बनाते थे। बार्टर सिस्टम था, और ये लोग गाय भी यूनिट ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज करते थे। अगर मान लो गाय है ना, अगर वो वेल्थ का सिंबल था, तो अगर कभी कुछ आपको वेल्थी चीज ट्रांसफर करना है, तब क्या करोगे? आप गाय को भी ट्रांसफर करोगे। नोमैडिक एलिफेंट बुक का क्या मतलब हुआ सर? नोमैडिक एलिफेंट का मतलब वो एलिफेंट घूमते रहता होगा। चलो ठीक है, तो काऊ वाज यूज्ड एज यूनिट ऑफ एक्सचेंज। ट्रांसपोर्ट के लिए लोग क्या यूज करते थे? घोड़े। जैसे देखो यहाँ पे जो घोड़े हैं, इनको इस्तेमाल करते थे किस लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए। चैरियट, ऑक्सन या हॉर्स, रथ बनाते थे, और रथ पे बैठ के एकदम यहाँ मस्त जो जानवर खींचता था, या तो वो घोड़ा होता था, या क्या होता था, घोड़ा हो या फिर बैल हो, है ना। तो ऑक्सन होता था या हॉर्स होता था, ये रथ को खींचता था। रिलीजन की बात करते हैं, तो रिलीजन क्या था इनका? तो दे वर्शिप नेचर, है ना। ये वर्शिप करते थे नेचर को, गाय को, कैटल्स को, क्योंकि इन्हीं से खाना मिलता था, है कि नहीं?
क्योंकि गाय और इनको क्योंकि फूड और ये सारी चीजें मिलती थी, है ना। इनके यहाँ रीबर्थ का कंसेप्ट नहीं था, इनको पता नहीं था, है ना। लेटर वैदिक एज में आके लोग कहेंगे सुनो सुनो अभी जीवन जी रहे हो ना, अगली बार वापस तो आना है मर के, तो लाओ इधर पूजा करो, यज्ञ करो मस्त तुम, ताकि फिर अगली बार जी के आओ तो क्या हो, फिर से तुम इंसान बनो। तो ये कंसेप्ट लेटर वैदिक एज का है, ऋग्वेदिक एज में लोगों को पता नहीं था। तो वो एक मीम देखा है ना कि रनिंग वाज डिस्कवर्ड इन 1800 टू पीपल बिफोर 1799, देखा है ऐसा रील इंस्टा पे, नहीं देखा है, कोई नहीं, चलो देखा है, चलो ठीक है, देखा है तो कम देखा करो, पढ़ाई कर लिया करो, ठीक है। क्या मतलब, चलो इधर आ जाओ। तो नो प्रिस्टली क्लास, मतलब देखो रिलीजन में क्या, इंद्र डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, इंद्र को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया। फिर वरुण, वरुण समझते हो, वरुण मतलब पानी, अग्नि आपको पता होगा। उषा क्या था, उषा वाज अ गॉड, है ना, गॉडेस ऑफ डॉन, डॉन समझते हो ना, वो गॉडेस ऑफ डॉन, ये वाला डॉन है ना, डीओएन वाला डॉन नहीं है ना। अदिति, अदिति को क्या बोलते थे, गॉडेस ऑफ इटर्निटी, है ना, आपका मित्र सन, है ना, डिस्ट्रॉयर ऑफ डार्कनेस, अंधेरों का क्या विध्वंसक, सॉरी ठीक है, वो वैसा वाला मूवी लग रहा है ना जो पहले 80s और उसमें बनता था, है ना, सूर्या द डॉन वैसा वाला, ठीक है क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है, गॉड्स होते हैं। अब देखो सोमा, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट नाम आपको दिख रहा है, सोमा, सोमा क्या होता है, पृथ्वी पे गॉड था, सोमा वाज गॉड ऑफ प्लांट्स। और ये जो सोमा था इसके लिए आपको ऋग्वेद में पूरा का पूरा मंडल डेडिकेटेड है, किसके लिए, सोमा के लिए, ठीक। और देखो ये सोम क्या होता था, एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक होता था, है ना। सोमा वाज दो थिंग, सोमा वाज गॉड ऑफ प्लांट्स, एक चीज एकदम इंपॉर्टेंट याद रखना, सोमा वाज गॉड ऑफ प्लांट्स एंड आल्सो सोमा वाज एन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, है ना। इंटॉक्सिकेटिंग का मतलब समझते हो ना, आज के जमाने से कंपेयर करो तो आज इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक क्या है, बताओ भैया, सोमरस जिसको, हाँ ठीक है। तो सोमा वाज, है ना, 9th मंडल में, ऋग्वेद के 9th मंडल में आपको इट वाज अ मंडल दैट इज मतलब 9th जो मंडल है 9th पार्ट समझ लो, जिसमें स्पेशली सोमा के बारे में ये पूरा डेडिकेटेड है, लिख लेना सोमा ऋग्वेद 9th मंडल, ठीक है। 9th मंडल में स्पेशली सोमा के बारे में पूरा डिस्कशन है, क्लियर है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत। 9th मंडल जो है ना उसको सोमा मंडल भी कहते हैं, याद रखना। 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद क्या हो जाता है, सोमा मंडल, क्योंकि उसमें सोमा के बारे में ही बस लिखा गया है। और इसको गॉड ऑफ प्लांट्स भी बोलते हैं, और ये इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक उनके नाम पे रखा गया, ठीक है। ये जो ड्रिंक है उसका नाम सोमा क्यों रखा गया, उस गॉड के नाम पे रखा गया, ठीक है। डन। नो प्रिस्टली क्लास फॉर रिलीजियस रिचुअल्स, इसका मतलब क्या था कि कोई भी प्रिस्टली क्लास नहीं था रिलीजियस रिचुअल्स को पूरा करने के लिए। आपकी जो रिलीजियस रिचुअल्स थी उनके लिए आपको प्रिस्ट नहीं चाहिए होते थे, मैन एंड वुमेन, मतलब एक पुरुष और उसकी पत्नी दोनों मिलकर जो भी रिलीजियस रिचुअल्स था प्रैक्टिस कर लेते थे, क्लियर। अब आ जाओ इधर असेंबली में, है ना। मतलब वहां उसमें पता है जो ट्राइबल असेंबली होती थी तो अलग अलग तरह की असेंबली वहां लगती थी, उन असेंबलीज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे फोक असेंबली होती थी जिसमें इकोनॉमिक, सोशल और मिलिट्री पर्पस के लिए क्या होता था, डिस्कशन होता था। चाहे जैसे मान लो ये लोग लड़े, है ना, ये लोग लड़ाई लड़ लिए और लड़ने के बाद इनके पास क्या बहुत सारा धन आया, अभी बांटेंगे ना, तो वार बूटी होगा। वार बूटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है ना, थोड़े से इसमें टाइपिंग एरर्स हैं, आई ट्राई टू करेक्ट एंड देन सेंड यू द फ्रेश वन, है ना। एक बार इसको करेक्ट करके जितने भी टाइपिंग एरर्स हैं मैं आपको भेज दूंगा, बट अभी इससे काम चला लो, है ना। वैसे स्लाइड से पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, चलो परफेक्ट, ये ठीक है, पिक्चर्स भी दिख रहे हैं, हैंड रिटन से आ रहा है। दिस वन इज इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक क्या है सर, सोमा, सोमा इज इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और उसके नाम पे गॉड ऑफ प्लांट्स भी है। अब देखो आपका, देखो अब यहाँ पे जो भी असेंबलीज होती थी ना, उन असेंबलीज के पास, उन असेंबलीज को पढ़ने के लिए देखो जस्टिस के लिए एक आपका, हमने क्या बोला, स्पेशल ऑफिसर नहीं था। हेड कौन होता था, सभापति होता था, है ना। राजा उतना इंपॉर्टेंट नहीं था इन सभाज में, है ना, जो सभा बैठती थी उसमें राजा इंपॉर्टेंट नहीं होता था, है ना। और यहाँ पे असेंबली होता था जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होते थे और राजा को चुनते थे। मैंने क्या बोला था, किंग वाज नॉट हेरिडिटरी, मैंने बताया था कि किंग इज नॉट हेरिडिटरी। हेरिडिटरी नहीं का क्या मतलब है, यही मतलब है कि वहाँ पे राजा का क्या होता था, चुनाव होता था रादर देन, ठीक है, ठीक। अब देखो बॉडी ऑफ सिलेक्टेड एल्डर्स को क्या बोला जाता था, सभा बोला जाता था। सभा वाज बॉडी ऑफ, यहाँ सभा मिसिंग है, लिख लेना, सभा वाज द बॉडी ऑफ इलेक्टेड एल्डर्स। और इसका जो हेड होता था सभा का, कौन होता था, सभापति होता था, ठीक है। जो असेंबली ऑफ कॉमनर्स होता था इसको अपन बोलते थे समिति, क्या बोलते थे, समिति बोलते थे। तो एक हो गया सभा, सभा जो होता था वो क्या होता था, एक सिलेक्टेड एल्डर्स लोग बैठते थे और इसमें क्या होता था, सभापति होता था। समिति क्या होता था, असेंबली ऑफ कॉमनर्स होता था और ये क्या करता था, राजा सेलेक्ट करता था। और इसके हेड को देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना इसको मैं फिर से लिखा देता हूँ, इसको यहाँ कहाँ लिखते हैं, इधर आ जाओ, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, असेंबली लिख लेना। दो चीज डिस्कस करना है और ऋग्वेदिक खत्म है। असेंबली में पहला असेंबली कौन है, विधाता। और ये विधाता क्या है, विधाता वाज ऑफ फोक असेंबली। फोक असेंबली का मतलब क्या होता था कि इसमें आके सारे इकोनॉमिक, ठीक है, जो इकोनॉमिक, सोशल एंड मिलिट्री डिस्कशंस होते थे, ठीक। उससे इंपॉर्टेंट क्या था, इसको यूज किया जाता था वार बूटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो भी लड़ाई में लड़ के आए, जीत के आए, उसको बांटना है तो कहां बटेगा, विधाता में बटेगा। सभा वाज अनदर असेंबली, और ये असेंबली किसका था, अ बॉडी ऑफ सिलेक्टेड एल्डर्स। जो सिलेक्टेड एल्डर्स होते थे वही बस बैठते थे इसमें सभा में। और इसका हेड कौन होता था, हेड होता था सभापति। और सभापति के आगे राजा बहुत पावरलेस होता था। इसके बाद आता है समिति, और इस समिति का काम क्या था, समिति वाज आपका कॉमनर्स, जितने लोग कॉमनर्स थे, कॉमनर्स आपका असेंबली था जिसमें सारे लोग बैठते थे और दे यूज्ड टू इलेक्ट किंग, राजा को इलेक्ट करते थे। और इसका हेड जो होता था, समिति का जो हेड होता था, उसको क्या बोलते थे, पति, ठीक है, खाली पति बोलते थे। फिर एक आता था गना, चाहे गन, और ये होता था आपका आईएएस एडवाइजरी बॉडी, है ना, कि ये सलाह देता था किसको, राजा को। तो ये चारों असेंबली आपको क्लियर है कौन कौन से। आपको विधाता जो कि फोक असेंबली होता था, है ना, सारे लोग बैठते थे, इकोनॉमिक, सोशल और मिलिट्री चीजें डिस्कस होती थी, जहां डिस्ट्रीब्यूट होता था जो लड़ाई में लड़के जीत के आते थे। सभा वजन, यहाँ नाम दे देना ना, 1 2 3 4, है ना, डन। इन सभा वुमेन्स वर अलाउड टू सिट, यस वुमेन्स वर अलाउड टू सिट इन असेंबलीज, मैंने पहले बोला है, ठीक है, मैंने पहले बताया है ना। गना का हेड वो नहीं जानने की जरूरत है, आपको जो जानना है वो जान लो। विधाता होता था, फोक असेंबली होता था, जो लड़ाई में लड़के आते थे बांट लेते थे, मिल बांट के। सभा होता था, उसको हेड कौन करता था, सभापति। और ये बॉडी ऑफ इलेक्टेड सेलेक्टेड एल्डर्स होता था। यहाँ पे राजा पावरफुल नहीं था, और इसका काम क्या था, इसका काम था जस्टिस के लिए ना। यहीं पे होता था आपका न्याय, है ना। तो जस्टिस होता था, जस्टिस होता था, कौन करता था, सभा करती थी, है ना। इट वाज अ कोर्ट ऑफ लॉ, ऐसे समझ लो कि कोर्ट ऑफ लॉ कौन था, सभा। याद रखना ऋग्वेदिक एज में जस्टिस के लिए कौन सी बॉडी थी, है ना, तो दैट वाज सभा। सभा क्या करती थी, आपको न्याय देती थी, है ना। समिति आपका राजा चुनती थी और इसका हेड पति होता था। गन वाज द एडवाइजरी बॉडी, जो राजा को एडवाइस देता था। क्लियर हो यहाँ पे कि नहीं, बताओ, यहाँ तक क्लियर हो। तो बस अब एक चीज और पढ़नी है कि इस समय के लोग कैसे डिवाइडेड थे, तो देखो समझो।
ये चीज समझ लो, मजा आ जाएगा। ठीक है सर, रीबर्थ नॉट प्रेजेंट मतलब उस समय के लोगों को रीबर्थ का कंसेप्ट नहीं पता था, उन्हें नहीं पता था कि इंसान मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है। ये किसी को आज तक नहीं पता कि मरने के बाद क्या दोबारा जन्म लेता है, बट आज हम मानते हैं ना, इंडियन सोसाइटी में अभी की जो प्रेजेंट टाइम है, हिंदू हिंदू रिलीजन की बात करो, अगर एक रिलीजन की तरह आप उसको ट्रीट कर रहे हो, तो हिंदू रिलीजन में इट इज सेड कि रीबर्थ होता है। उस समय ऋग्वेदिक एज में रीबर्थ का कंसेप्ट नहीं था। अब देखो, जो सबसे छोटा यूनिट होता था उसको बोलते थे कुल। जो हमारा फैमिली है ना, आज जो हम कहते हैं फैमिली, उस समय होता था कुल। और इसका हेड कौन होता था? कुलपति, है ना, जिसको कभी कभी कुलाप्पा भी कहीं कहीं कहा गया है। तो कुल सबसे आपका स्मॉलेस्ट यूनिट होता था। इसके ऊपर आता था ग्राम, है ना, अलग अलग फैमिली मिलकर बना लेता था ग्राम, जो कि उस समय का और आज का विलेज है। और इसका हेड कौन होता था? ग्रामनी। याद है ग्रामीणी, जो लोगों को लड़ाई में लेके जाता था, लड़ाई होता था तो लेके जाता था। इसके ऊपर आता है विश, और विश का मतलब होता है क्लैन, और क्लैन का हेड कौन होता था? विशपति। और लोगों की आपकी क्या होती थी? अलायंस, या लोगों का आपका ट्रस्ट किसके लिए होता था? क्लैन के लिए होता था। ठीक, इसके ऊपर आता है जन, जना। ठीक है, और जना जो होता था, आज का डिस्ट्रिक्ट समझ लो या जो समझ लो, इसका जो हेड होता था उसको गोपति या कहीं कहीं गोपा कहा गया है। ठीक है, और जना के ऊपर आता था जनपद, जो आगे आप देखोगे महाजनपद। ये छोटे छोटे जो जनपद होते थे, जिनको आप किंगडम की तरह समझ लो, इसका हेड कौन होता था? राजन या राजा। तो समझ में आ गया कि सोसाइटी कैसे छोटे छोटे यूनिट से बन के बनी हुई थी। पहले फैमिली, फिर ग्राम, फिर क्लैन, फिर जना, फिर जनपद। क्लियर? तो आपका सबका हेड, कुल का हेड कुलपति, ग्राम का हेड ग्रामीणी, विश्व का हेड विश्वपति, जन का गोपा या गोपति, और जनपद मतलब राजन राजा। डन है? एकदम क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? चलो, तो एक बार अपन इसको करेंगे ऊपर से नीचे तक रिवाइज। जन क्या होता था, है ना? सर, अगर गुरुकुल में सिर्फ ओरली स्टडी होती थी तो ऋग्वेद किस चीज में लिखा था? ऋग्वेद बाद में लिखा है, कैसे लिखा है उस पर अपन बात करेंगे, पहले भी समझ लो ना। ओरली लैंग्वेज मतलब जो सिखाया जाता था ज्ञान, वो नॉलेज वाज ट्रांसमिटेड ओरली। ठीक, याद रखना। अब यहाँ पे आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताना है मुझे, है ना, वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वो एक कैटेगराइजेशन है ऋग्वेद के समय में, है ना, वैदिक पीरियड में। मैरिज आपको कितने तरह के थे बताओ? टाइप्स ऑफ मैरिज, कितने तरह की शादियां होती थी वैदिक एज में? शादियां 7 तरह की, 8 तरह की, 2 तरह की, 10 तरह की, बता कितने तरह की शादियां होती थी? बताएं। 8, वेरी गुड। 8 टाइप्स ऑफ मैरिज है। आपको कभी कभी मैच करने दे देता है, ये बता दो भैया कि कौन किस तरह का विवाह है। ठीक, तो उसको अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले, है ना, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलो, ये लेटर वैदिक खत्म करने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, विल डिस्कस दैट आफ्टर स्टार्टिंग लेटर वैदिक पीरियड। पहले अब आ जाओ। एक सेकंड देना। हाँ, ठीक है, अगर एक बार रिवाइज करते हैं, ऊपर से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर विल कम टू लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड अभी स्टार्ट करेंगे। लेटर वैदिक पीरियड बहुत आसान है, कंपैरिजन में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अर्ली और लेटर कंपैरिजन ही है। तो इसलिए मैं चाहता हूं अर्ली एक बार रिवाइज कर लो, ताकि मैं आपको कंपेयर करना सिखा दूं, और कंपेयर करके हम पढ़ लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, उसके ऊपर का जो भी था लिटरेचर का पार्ट था, एंड आई होप वो क्लियर है। यहाँ से स्टार्ट करें। एक बार रिवीजन देखो एकदम ध्यान से, गिव मी 5 मिनट्स, रिवाइज हो जाएगा तो आपको लेटर वैदिक पीरियड बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, ओके। किनसिप का मतलब होता है जो आपके ब्लड से रिलेटेड होते हैं, वही लोग। तो जो सोसाइटी होती थी उसमें जितने लोग थे आपके कहीं ना कहीं रिलेटिव थे, जिस तरह से रिलेटेड हो, मामा का बेटा, मौसी का बेटा, मामा के चाचा का, नाना का बेटा, ऐसे जितने लोग थे सारे लोग एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से रिलेटेड थे। आप और मैं जैसे आप एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक सोसाइटी में रह रहे हैं, उस समय का वो हाल नहीं था। तो देखो भैया, ऋग्वेदिक एज की बात करेंगे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ट्राइबल सोसाइटी थी, लोग जंग उस समय किसके लिए लड़ते थे? जानवरों के लिए जंग लड़ते थे। आपका राजा के अंदर इंद्र, मित्र, वरुण की क्वालिटीज होनी चाहिए। राजा को एडमिनिस्ट्रेशन में सारे लोग एक दूसरे से ब्लड रिलेटेड होते थे। राजा हेरिडिटरी नहीं होता था, राजा चुना जाता था। अभी हमने पढ़ा राजा को चुनता कौन था, जल्दी बताओ, राजा को चुनता कौन था? सभा की समिति की विधाता कौन चुन लेता था? सभा समिति विधाता की गणा, सभा, वाजी वाह। समिति, समिति, वेरी गुड, थोड़ा ढंग से सुन लिया करो। समिति। सर, एज यू सेड, वैदिक एज इज मेल डोमिनेटिंग, बट टिल नाउ वी हैव सीन इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सच एज अटेंडिंग असेंबली। हां जी, मैंने कहा पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, लेकिन मैट्रिलिनियल के आपको एविडेंसेस मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं जब बात कर रहा हूं, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि सोसाइटी आपकी जो डिसीजंस हो मेल लें, बट वुमेन्स को इक्वली रिस्पेक्ट करें और इक्वली पोजीशन दें? प्रेजेंट उस समय की सोसाइटी में यही होता था। आ जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन में पुरोहित, स्पर्स मतलब स्पाइस, सेनानी, कमांडर और ग्रामीणी आपको राजा को हेल्प करते थे। राजा वाज सेंट्रल टेनेंट, है ना, इंपॉर्टेंट प्रेस हमने पढ़ा लड़ाई लड़ने के लिए दो तरह के सैनिक होते थे, हेलमेट्स, और ये यूज करते थे टैक्स, पेस्टरल इकोनॉमी। राजा को बलि मिलता था, स्पेशल जस्टिस, जस्टिस के लिए स्पेशल ऑफिसर नहीं था। जस्टिस का काम कौन करता था? जस्टिस का काम कौन करता था बताएं? जस्टिस वाज डन बाय सभा, वेरी गुड, सभा, सभा जस्टिस के लिए काम करता था, वरना किंग, है ना, राजा या सभा। बृहस्पति क्या करता था? पैसिव ग्राउंड कंट्रोल करता था, और ग्रामीणी को क्या करता था? बैटल में लीड करता था। सोशल सिस्टम हमने पढ़ लिया। फैमिली देखो, कंपैरिजन आपको क्या करोगे? चाइल्ड मैरिज यहाँ अलाउड नहीं है, सती अलाउड नहीं है, विडो मैरिज अलाउड है। लेटर वैदिक पीरियड में आके देखोगे तो इन्हीं चीजों में क्या होगा? आपको दिखेगा कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कपड़े, खाने कैसे खाते थे? कास्ट सिस्टम नहीं था। मेंबर्स ऑफ फैमिली, एक ही फैमिली के लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन फॉलो कर सकते थे। एजुकेशन ओरली दिया जाता था। सेमी नोमैडिक थे, जमीन पे फसल भी उगा लिया करते थे, काऊ को वर्शिप करते थे। ये पढ़ा। रिलीजन पढ़ा, है ना, कि आपको देवताओं में ये लोग नेचर को और कैटल्स को वर्शिप करते थे, मूर्तियां नहीं थी। कोई प्रिस्टली क्लास नहीं था जो रिलीजियस रिचुअल्स पढ़ाए, मतलब इनको कराए। रीबर्थ का कांसेप्ट इनको नहीं आता था। असेंबलीज हमने पढ़ लिया। अब आ जाओ लेटर वैदिक पीरियड। अब आते हैं लेटर वैदिक पीरियड, जो 1000 से 600 बीसीई का जो पीरियड था, इसको पढ़े? क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एकदम अच्छे से पढ़ेंगे ना, मजा आ गया पढ़ने में। सर, सभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता था? समिति नहीं, जो एल्डर्स होते थे वो सभा के मेंबर हो जाते थे। चलो, अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हो गया डिस्कवरी आयरन का। ठीक है, अब यहाँ लेटर वैदिक लिटरेचर की बात करेंगे तो मैंने क्या बोला था आपको कि ऋग्वेदिक एज में ऋग्वेदा ही था, इसीलिए उसको अर्ली वैदिक एज को ऋग्वेदिक एज भी कहते हैं। हमने क्या कहा? अर्ली वैदिक एज को ऋग्वेदिक एज, क्योंकि वहाँ ऋग्वेद था। बाकी जो तीनों वेद हैं वो लेटर वैदिक एज में कंप्राइज हुए हैं, और इन्हीं तीन वेदों में किसी एक में आयरन का भी मेंशन है। और इसी समय दो एपिक हैं जो कंपाइल हुआ, और दो एपिक कौन है? महाभारत और रामायण। तो महाभारत और रामायण आपको लेटर वैदिक एज में लिखा गया है, कंपाइल किया गया है। क्लियर है?
हमने पढ़ा था कि भारत और कुरु मिलकर कुरु बनाते हैं, है ना, और ऋग्वेदिक एज में ये लोग कहाँ रहते हैं, सप्त सिंधु, है ना, रिवर इंडस के आसपास रहते हैं, है ना। बट अब क्योंकि आयरन डिस्कवर हो गया था, मैंने आपको क्लास में कल भी बताया था कि अगर मान लो ये पहाड़ है, ये प्लेन है, तो पहले ये यहाँ रहते थे, धीरे धीरे यहाँ जंगल जो घने जंगल थे, इनको काटने के लिए कॉपर और उसके बने हुए एलॉय के आपके स्वार्ड्स या जो भी एक सेकंड स्वार्ड बोलो या जो भी बोलो इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं आते थे, तो इन्होंने क्या किया, आयरन डिस्कवर हुआ तो ये क्लियर किया, और गंगा यमुना दोआब, दोआब का मतलब समझते हो ना, दो नदियों के बीच में जो फर्टाइल लैंड होता है उसको क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो जानोगे। तो गंगा यमुना दोआब जो था बहुत फर्टाइल लैंड था, वहां ये लोग आ जाते हैं और इन्होंने अपना कैपिटल बनाया हस्तिनापुर, ठीक है। और यहीं पे लड़ाई होती है बैटल ऑफ भारत, यही जो भारत का क्लैन है और जो कुरु क्लैन मिलके बना है कुरु, और यही कुरु और पंचाल मिलके जो रहते हैं गंगा यमुना द्वार पे, इनके बीच लड़ाई हुई है बैटल ऑफ भारत। बैटल ऑफ भारत क्यों, क्योंकि ओरिजिनल भारत का क्लैन के ये लोग थे, है ना, और क्योंकि ये पूरा 950 बीसीई में महाभारत हुआ है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से हमें बैटल ऑफ भारत की हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, और यहाँ से हम एस्टैब्लिश करते हैं एक लड़ाई हुई जिसमें कुरु क्लैन लगभग क्या होता है, एक मास डिस्ट्रक्शन होता है कुरु क्लैन का, और आपका क्या हो जाता है, और इसी बैटल को जब लिखा गया तो महाभारत कर दिया गया बैटल ऑफ भारत को। तो क्लियर है, अब जो महाभारत का जो आप अंडरस्टैंडिंग है आप यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है, बताएं कोई कंफ्यूजन महाभारत के बारे में। तो ये जो बैटल ऑफ भारत था 950 बीसी में, यही बैटल महाभारत होता है, ठीक, क्लियर। और ये बैटल होता है 950 में, लिखा कब जाता है, ये लिखा जाएगा अराउंड 300 साल बाद, ठीक है, ये 300 साल बाद लिखा जाएगा, ठीक। अब रामायण के ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिले हैं, तो उसके बारे में आई वुड चूज नॉट टू कमेंट, मैं नहीं बताना चाहूंगा, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है हिस्ट्री में ना कि हुआ था कि नहीं हुआ था। ये महाभारत के बारे में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि बैटल हुआ था, बैटल ऑफ भारत, जिसमें भारत क्लैन के डिस्ट्रक्शन के हमें एविडेंस मिलते हैं, और इसलिए इस बैटल को आपके जो एपिक्स में है महाभारत लिखा गया है उससे इसको कोलैबोरेट करके कहा जा सकता है कि आपका बैटल ऑफ महाभारत हुआ था, ठीक है। एक बात याद रखना, जब अपन बोल रहे हैं कि ऑल थ्री वेदास एक्सेप्ट ऋग्वेद, तो ऋग्वेद को छोड़ के जितने आपके लिटरेचर हमने पढ़े, अरण्यक, ब्रह्मंस, उपनिषद, है ना, बाकी तीनों वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, ये सब कब लिखे गए हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अरण्यक, ब्रह्मंस, उपनिषद, ये सारा कब लिखा गया है बताओ। व्हेन इट इज रिटन इन लेटर वैदिक एज, याद रखना लेटर वैदिक एज में लिखा गया है। हमने वहां क्यों पढ़ा, क्योंकि हम वैदिक लिटरेचर पढ़ रहे थे, वैदिक लिटरेचर में सारा कुछ आता है, अर्ली वैदिक लिटरेचर में ऋग्वेद है, और ऋग्वेदिक एज इसलिए कहते हैं, लेटर वैदिक एज में ये सारा कुछ लिखा गया है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दो एपिक भी महाभारत और रामायण कंपाइल हुए थे। आगे आ जाओ, इंडिया तीन डिविजन्स में डिवाइड होता है उस समय, मतलब जो लिटरेचर लिखा उसमें इसको बोलते हैं आर्यावर्त ना, आर्यावर्त इज नॉर्थ इंडिया, मिडिल इंडिया को बोलते हैं मध्य देश, क्या बोलते हैं मध्य देश, और ये जो होता है साउथ इंडिया इसी को बोलते हैं दक्षिण पथ, है ना, दक्षिण पथ बोलते हैं किसको, साउथ इंडिया को। अगर इंडिया बनाओगे ऐसे, है ना, तो ये वाला जो एरिया था आर्यावर्त था, ये जो एरिया हो गया मध्य प्रदेश, है ना, मध्य देश, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य देश, मध्य प्रदेश वाले खुश मत हो जाना, है ना, और इधर वाला जो था उसको साउथ इंडिया को क्या बोलते थे, दक्षिण पथ बोलते थे। क्लियर, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे किंग हेरिडिटरी हो गया, राजा का बेटा ही अब राजा बनेगा। देखो जो मेजर चेंज था, कंपेयर करते चलो समझना आसान हो जाएगा, राजा का बेटा राजा बनेगा लेटर वैदिक एज में, ऋग्वेदिक एज में ऐसा नहीं था। असेंबलीज लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस और राजा हो गया सुपीरियर। हमने पढ़ा था ना, सभा में राजा पावरफुल नहीं था, विधाता राजा को चूज करती थी। और एक बात बताओ, अगर राजा का पोजीशन हेरिडिटरी हो जाए तो जो विधाता का काम था राजा को चूज करना, तो क्या विधाता अपना प्रोमिनेंस एज असेंबली रख पाएगा? विधाता का प्रोमिनेंस क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर। हाँ, अभिषेक कम लोगों में भी वार बूटी डिस्ट्रीब्यूट होती थी, क्योंकि वही लोग लड़ने जाते थे ना, जो लोग, अच्छा वार बूटी किसमें किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक बात बताओ, तुम चार लोग मिलके, है ना, कहीं जाके, है ना, एक जंगल में, है ना, कुछ ढूंढ के लाए, तो ये बटेगा ना, वही चार लोगों में बटेगा ना जिन्होंने क्या किया। अरे चार लिखना था, चोर नहीं लिखना था। यही चार लोगों में जो चीज होगा यही चार लोग में बटेगा ना। तो जो लोग लड़ने जाएंगे उन्हीं में वार बूटी बटेगा, कि और किसी में बट जाएगा, तुम मस्त बैठे हो और ये लोग ढूंढ के लाए और बोलो कि यार लाओ लाओ हमें भी बांट दो, क्यों भाई। तो असेंबलीज लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस, और राजा जो हो गया वो सुपीरियर हो गया ना, राजा जो कहेगा वही कहेगा। रेगुलर टैक्स कलेक्शन स्टार्टेड लेटर वैदिक एज में और ऋग्वेदिक एज का डिफरेंस देखो, ये तीनों डिफरेंस दिख रहा है। ऋग्वेदिक एज में राजा आपका क्या होता था, हेरिडिटरी नहीं था, यहाँ हो गया। यहाँ असेंबलीज इंपॉर्टेंट थी, असेंबलीज राजा को चुनती थी, यहाँ असेंबलीज खुद में डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि राजा सुपीरियर हो गया, विधाता तो अपना प्रोमिनेंस ही खो दिया। यहाँ टैक्स कलेक्शन नहीं था, यहाँ टैक्स कलेक्ट होने लगा। ट्राइबल जो किंगडम्स होता था उनके हेड कौन होते थे, या तो प्रिंस होते थे या फिर आपके चीफ होते थे। ये प्रिंसेस नहीं, प्रिंस, है ना, जो राजकुमार होते थे या चीफ होते थे। जन ट्राइब जो होता था, जनपद होता था, उसका हेड कौन होता था, राजा या राजन। सक्सेशन वाज नॉट स्मूथ, इसका मतलब एक राजा से दूसरा राजा स्मूथ नहीं होता था, लड़ते रहते थे, ठीक है। ये लोग लड़ाई करेंगे तब तो एक का राजा दूसरे, इसीलिए लड़ाइयां होने लगी, और ये जो युद्ध होते थे आगे ये बढ़ते जाते हैं। आप देखोगे मौर्यन एम्पायर और इधर आओगे मगध में सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, किसलिए कि हम राजा बने, हम राजा बने। क्लियर है। देख रहे हो आप सोसाइटी का प्रोग्रेशन देख लो, आप जब हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो देखो हिस्ट्री इज नथिंग, आप आज जो देख रहे हो वही उस समय भी होता था। एक बात बताओ भैया, इंसान बदल गया है क्या? इंसान की बायोलॉजी ने बदली है, साइकोलॉजी ने बदली है, इंसान इवॉल्व हो रहा है। इवॉल्व होने का मतलब सीधी सीधी ये बात होती है कि उस समय के लोग भी जो सिचुएशन होता था उसी के हिसाब से रिएक्ट करते थे, है ना। विधाता वाज असेंबली, विधाता का मतलब विधाता वाज असेंबली व्हिच यूज्ड टू इलेक्ट किंग इन ऋग्वेदिक एज। अभी जो भी पूछ रहा है ना विधाता मतलब इसका मतलब इससे पहले इन्होंने पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं। चलो, वुमेन्स की पोजीशन क्या हो गई, डाउन हो गई। ऋग्वेदिक एज में अच्छी थी, लेटर वैदिक एज में डाउन हो गई। इलेक्शन ऑफ किंग, राजा कैसे चुना जाता था, तो फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पे राजा जो होता था वो चूज हो जाता था, क्वालिटी क्वांटिटी नहीं क्वालिटी ना। क्या स्पेलिंग लिखा है ना, मजा ही आ गया ना। ऐसे मतलब ऐसा पता चला कि अच्छा यहाँ भी स्पेलिंग बिगाड़ा जा सकता है। बेस्ड ऑन फिजिकल क्वालिटी, राजा जो होता था रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस बहुत ज्यादा करता था। क्यों करता था, उस समय की सोसाइटी की डिमांड थी। तो राजा जो होता था वो रिचुअल्स और सैक्रिफाइस, तीन तरह के यज्ञ थे, राजसु, अश्वमेध और वाजपेयी। स्पेलिंग देख लेना, वाजपेयी। कौन कौन से, राजसु, अश्वमेध और वाजपेयी, ये तीन यज्ञ थे जो उस समय राजा परफॉर्म करता था। यज्ञ या इसको यजना भी बोलते हैं ना, यजनाज भी बोलते हैं, कहीं देखोगे यजनाज लिखा रहेगा। अब देखो ये क्या होता था, राजसु यज्ञ क्यों होता था,
इसमें राजा क्या करता था, राजा सेक्रीफाइस करता था, क्या करता था, सेक्रीफाइस करता था और अपने आप को क्या बोलता था कि भैया हम हैं सुप्रीम पावर। राजा जितना यज्ञ करेगा उतना पावरफुल। अश्वमेध तो आपने देखा होगा, रामायण का एविडेंस आपके पास होगा ना, कि क्या होता था, एक घोड़ा लिया जाता था, एक हॉर्स, और उस घोड़े को छोड़ दिया जाता था एरिया में, जहां जहां वो दौड़ते चला जाए वो एरिया माना जाता था कि जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया है उसके कंट्रोल में आ गया। या तो आप उस घोड़े को रोकें, उस राजा की सेना आएगी, आप लड़ें, अगर आप जीत गए तो अच्छी बात है, और हार गए तो वो टेरिटरी। अश्वमेध क्लियर है। वाजपेयी क्या होता था, तो वाजपेयी जो यज्ञ होता था, लिख लेना यहाँ याद रहेगा, चैरियट रेस होता था। अब इसमें क्या होता था, राजा अपने प्रदेश में, मान लो ये इसका राजा अपन है ना, आई एम द किंग ऑफ दिस प्लेस, इसमें जितने छोटे छोटे ट्राइबल चीफ हैं, चाहे जो भी हैं, चाहे अगल बगल के जिन राजाओं को मैंने हरा दिया है, अगल बगल के स्टेट के, उन सबको मैं बुलाऊंगा, और एक घोड़े की एक रेस होगी, किसकी, चैरियट है ना, एक चैरियट रेस होगी, और उस रेस में जिताया जाएगा, मेरे वाले घोड़े को जिताया जाएगा, और इससे ये साबित किया जाएगा कि आप सब मेरे से छोटे हैं। इस तरह से ये होता है वाजपेयी यज्ञ। तो आपको तीनों यज्ञ समझ में आ गया। राजस्व में क्या होता था, सेक्रीफाइस होता था, अश्वमेध में जो घोड़ा होता था उसको छोड़ा जाता था कि जाओ भैया देख के आओ, है ना, कि सारा टेरिटरी मेरा करके आओ। और वाजपेयी में क्या होता था, एक चैरियट रेस होता था जिसमें राजा के जितने लोग होते थे, है ना। सर ऋग्वेदा में विच असेंबली चूजेस किंग, प्लीज क्लियर। कृष्णा यादव, कितनी बार मैंने बोला कि विधाता वाज द असेंबली व्हिच यूज्ड टू इलेक्ट कौन, किंग। ठीक है। वाजपेयी में जॉकी भी होता था, देखो जॉकी होता होगा, कल के आपके वर्ड सब्स्टिट्यूशन टेस्ट में था ना। सॉरी एक मिनट, विधाता नहीं, समिति, माय बैड, समिति, सॉरी। समिति वाज देयर टू इलेक्ट क्या, किंग। विधाता आपका फोक असेंबली होता था, वार बूटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था। हाँ सॉरी, ठीक है। तो विधाता आपका, देखो यहाँ मैंने बोला विधाता अपना अपना विधाता के साथ साथ समिति भी तो अपना प्रोमिनेंस लूज कर देगी, क्योंकि समिति राजा इलेक्ट नहीं होता था, और विधाता किस लिए था, वार बूटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब क्यों बटेगा, राजा जो है वही अपना सब लेगा, क्योंकि राजा सुपीरियर है ना। तो विधाता की आपकी क्या हो गई, प्रोमिनेंस खत्म हो गई थी। ठीक है, एक करेक्शन वहां, ठीक है, कर लेना। अब देखो यहाँ पे ऑफिसर्स बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टैक्स होता है, और टैक्स कलेक्ट करने के लिए राजा के अंडर में भगादुगा एक ऑफिसर होता है, एक पोजीशन है, जो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे उनको क्या बोलते थे, भगादुगा बोलते थे। अश्वपका है ना, अश्वपका वाज द अकाउंटेंट। अब कलेक्शन ऑफ टैक्स होगा तो अकाउंट तो मेंटेन होगा ना भाई, कि कितना आया कितना गया खर्च। सुता वाज राजा का जो चैरिटियर होता था, मतलब जो राजा का रथ चलाता था उसको सुता बोलते थे। पुरोहित वाज द चीफ प्रीस्ट, सेनानी वही कमांडर ऑफ द आर्मी, ग्रामनी विलेज का कौन होता था, लीडर होता था। और एक ये जो है आपका क्या लिखा हुआ है, पलागला है ना, पलागला वाज द गला होगा, पलागला वाज द मैसेंजर, जो आपका खबर इधर से उधर ले जाता था। राजा ही उस समय का लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव होता था। मतलब राजा कानून बनाएगा, राजा न्याय करेगा, और राजा ही उसको लागू कराएगा। ठीक है। अब संग्रहित, देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि सर भगादुगा भी कलेक्ट कर रहा है टैक्स और संग्रहित भी टैक्स कलेक्ट कर रहा है। हाँ जी। तो अब जो होता था, है ना, टैक्स कलेक्टर संग्रहित भी टैक्स कलेक्ट करता था। अब ये पॉइंट है कि एक बड़ा सा राज्य है, उसमें जो छोटे छोटे टैक्स कलेक्टर्स होते थे वो क्या होते थे, संग्रहित होते थे। और भगादुगा वाज द, एक समझ लो कि सेंट्रल इंसान, जो इन सारे टैक्सेस का हिसाब रखता था, चाहिए सारे टैक्सेस कलेक्ट करता था। क्लियर है, तो जो सिस्टम है समझ में आया क्या चल रहा है, क्लियर है। तो भगादुगा और संग्रहित में नो कंफ्यूजन, दोनों टैक्स कलेक्ट करते थे। ऑप्शन अगर एग्जाम में आएगा तो कोई एक ही होगा। वेदांग मैं पढ़ाऊंगा, रुक जाओ अभी ना, वेदांग तक आएंगे। सुता वाज द चैरिटियर, राजा का जो रथ चलाता था, राजा का रथ चलाने वाला, उसको चैरिटियर बोलते हैं। ठीक। अशोका अकाउंटेंट था। आ जाओ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में इनका क्या हाल था भैया, तो एग्रीकल्चर इनका प्राइमरी एक्टिविटी हो जाता है। देखो चेंज बताओ, ऋग्वेदिक एज में कौन सा ऑक्यूपेशन प्राइमरी था, व्हिच ऑक्यूपेशन वाज प्राइमरी इन ऋग्वेदिक एज, पैस्टोरल इकोनॉमी थी। यहाँ क्या हो जाता है बताओ, यहाँ एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी एक्टिविटी हो जाता है। डन। राइस और व्हीट क्या होता है, मेन क्रॉप होता है। और ये लोग क्या करते हैं, मैन्युअल क्या करते हैं, खाद इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, फसल में खाद देते हैं। ठीक है, डन। आर्ट एंड क्राफ्ट आपका देखो, पॉटरी इंपॉर्टेंट है, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी आपका वैदिक एज की पॉटरी होगी। ये वैदिक एज, ऋग्वेदिक एज है ना। और आईबीसी में कौन कौन सी पॉटरी यूज होती है, मैं इसकी आपको क्या करूंगा, आई सेंड यू अ डिटेल, है ना, एक टेबल मैंने बोला था, कल्चर्स वाला और ये वाला दोनों में एक साथ भेज दूंगा। ठीक, आई सेंड दैट, डोंट वरी, बस इंतजार करना। कॉपर टूल्स इस्तेमाल करते थे, मेटल वर्क करते थे, और कारपेंटरी था। यहाँ याद रखना इनके पास आयरन आ जाता है ना। अब देखो आपके मेटल टूल्स, जो मेटल वर्क होता था, इसमें आपका क्या होता था, ज्वेल, आपके ज्वेल मेकर्स भी थे, है ना, जो क्या बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे। क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ आ जाओ, ट्रेड कैसे करते थे ये लोग, ट्रेड करते थे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड। ये लोग खुद में और बाहर की सोसाइटी से भी ट्रेड करते थे, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड होता था। ठीक है, वनिया है ना। अब यहाँ पे वैश्य जो ट्रेड होता था कौन करते थे, जो वर्ण सिस्टम था, है ना, वर्ण सिस्टम था ऋग्वेदिक में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य और शूद्र, इसमें जो वैश्य होते थे दे यूज्ड टू ट्रेड। अब क्योंकि ये लेटर वैदिक सोसाइटी है जहाँ पे कास्ट सिस्टम या बोलो वर्णा सिस्टम रिजिड होता है, तो जो वनिया, आज सुनते होगे ना बनिया, तो वो वनिया यहीं से आया है, हेरिडिटरी मर्चेंट क्लास। तो जो हेरिडिटी का मतलब होता है जो वंश से, एक वंश से दूसरे वंश पास हो, है ना। तो मर्चेंट लोग जो थे अपने आप क्या हो गए, हेरिडिटरी हो गए, कि इन्होंने ये जो बिजनेस किया है, मान लो मसाले का बिजनेस किया है ना, मसाला है ना, स्पाइसेस का, तो अब इनके बेटे यही बिजनेस करेंगे, इनके बेटे यही बिजनेस करेंगे, और इस तरह से मर्चेंट क्लास हो गए किसी ने, है ना। तो जो भी था हेरिडिटरी हो गया। ऑर्गेनाइज्ड इनटू गना, गन का मतलब समझते हो ना। तो इनके जो बनिया लोग थे, जो मर्चेंट क्लास था, इन्होंने अपनी एक असेंबली या एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, जिसको क्या बोलते थे, गना बोलते थे, है ना। और ट्रांसपोर्ट के लिए हॉर्स, एलिफेंट, शिप, बोट का इस्तेमाल ये लोग करते थे। ठीक। एक चीज यहाँ याद रखना, यहाँ पे कॉइन्स के नाम पे, है ना, निष्का, निष्का वाज व्हाट, निष्का वाज गोल्ड के छोटे छोटे स्मॉल गोल्ड पीसेस, है ना। और यहीं पे एक और नाम आता है शत माना, इट वाज सिल्वर पीसेस। ठीक है, तो आपके इस तरह के कॉइन्स भी यूज किए जाते थे, है ना। ये करेंसी का यूनिट था आपका। देखो करेंसी था यहाँ पे लेटर वैदिक एज में, बट आपका जो सिस्टम एक्सचेंज वो बार्टर सिस्टम ही चल रहा है। ठीक है, निष्का वाज गोल्ड पीसेस, सतनामा वाज सिल्वर पीस। ठीक है, इसको लिख लेना। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तो बताओ यस या नो। ज्यादा हो रहा है, टू मच इन्फॉर्मेशन। अरे देखो यार, रिलेट करके पढ़ना है एकदम, मैं कह क्या रहा हूँ। वैश्य क्या है, एक आपका वर्ण है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण है जो अपन आगे डिस्कस करेंगे, है ना। फिर फैमिली डिस्कस करना है, एजुकेशन एंड फूड, और फिर रिलीजन, और ये हमारा एंड हो जाएगा। तो टुमारो विल टेक 15 और 30 मिनट्स ऑफ आवर क्लास, पहले क्लास में जहाँ रिवाइज करके इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू बर्डन यू विद लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट बस एक चीज है, पढ़ना, कंपेयर कर लेना, वैदिक लेटर वैदिक, वैदिक लेटर वैदिक, याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सब समझ में आ जाएगा। और आज बताओ समझ आया सब कुछ अच्छे से, फोकस ऑन द कंसेप्ट, कंसेप्ट पे फोकस करो, मजा आएगा
पढ़ने में राजसू वाज यज्ञ फॉर सैक्रिफाइस, है ना, सैक्रिफाइसेस होते थे, हॉर्स वगैरह के सैक्रिफाइसेस होते थे, है ना, उसमें सबसे ज्यादा हॉर्स सैक्रिफाइस आप देखोगे।